हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चन तो पुराने स्टूडेंट को पता है, हर क्लास में लेके आ रहा हूं मैं, लेकिन विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए लेके आता हूं। इसमें आज हम और चीजें पढ़ेंगे। देखो राजपूताने का करण कहा जाता है महाराणा राय सिंह को। किसको? महाराजा राय सिंह को जो है राजपूताने का करण कहा जाता है। किसने कहा है? यदि इसकी बात करें तो मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण कहा है विद्यार्थियों। और यदि बात करें मुंशी देवी प्रसाद की, मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि राय सिंह जो है राजपूताने का करण है। क्यों कहा था? तो विद्यार्थियों राय सिंह ने अकाल के समय अपने राज्य में बहुत ज्यादा धन बंटवाया था, जो गरीब परिवार थे वहां तक इन्होंने अनाज को पहुंचाया था। तो ये सब किया था महाराजा राय सिंह ने, इसलिए इन्हें राजपूताने का करण कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कलयुग का करण। क्या विद्यार्थियों? कलयुग का करण किसे कहा जाता है? यदि कलयुग का करण की बात करें तो कलयुग का करण कहा जाता है विद्यार्थियों किनको? राव लूणकरण को। किनको? राव लूणकरण को कहा जाता है। और राव लूणकरण को कलयुग का करण किसने कहा है? यदि इस पर बात करें तो विद्यार्थियों बीठू सुजा ने राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है। अब देखो इसके अंदर हम बात करें कि कलयुग का करण राव लूणकरण ने बीठू सुजा को कहा, तो किसके भाग के अंदर कहा, किस पुस्तक में कहा? तो विद्यार्थियों कलयुग का करण जो बीठू सुजा ने कहा है वो राव जेत सिरो छंद। कौन सी पुस्तक में? राव जेत सिरो छंद। कौन सी? जेत सिरो छंद। इस पुस्तक में कहा है राव जेत सिरो छंद। ये जो पुस्तक है इसमें इन्होंने बीठू सुजा ने कलयुग का करण कहा है राव लूणकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। देखो यहां से मैं एक और बताता हूं, महाराजा जो राय सिंह जी है इन्होंने क्या करवाया था? महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसका? जूनागढ़ के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब जूनागढ़ दुर्ग से संबंधित और क्वेश्चन हम अगले पेज पर पढ़े। देखो जूनागढ़ का जो दुर्ग है वो एक तरीके का धानवन दुर्ग है। कौन सा? धानवन प्रकृति का दुर्ग है। यदि धानवन दुर्ग की बात करें तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, तो कौन सी प्रकृति का दुर्ग है? धानवन प्रकृति का दुर्ग है। एक और प्रकृति का दुर्ग है बीकानेर का जो जूनागढ़ दुर्ग है, ये विद्यार्थियों पारिक दुर्ग भी है। कौन सा? पारिक प्रकृति का दुर्ग भी बीकानेर का दुर्ग आता है। अब पारिक प्रकृति के दुर्ग की बात करें तो पारिक का मतलब होता है जिसके चारों तरफ खाई हो। क्या हो? खाई। तो इसलिए पारिक प्रकृति का दुर्ग भी किसे कहा जाता है? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का एक उपनाम बताऊं विद्यार्थियों तो चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। कौन सा दुर्ग? चिंतामणि दुर्ग भी इसे कहा जाता है। और विद्यार्थियों बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। निर्माण कब से कब तक करवाया था? 1587 से लेकर 1593 के बीच में महाराजा राय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण कार्य संपन्न करवाया था। अब देखो यहाँ पे हमारे बहुत से क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। यदि आपको मैं यहाँ से और बताऊं विद्यार्थियों तो पारिद दुर्ग का मतलब क्या होता है? कौन सा? पारिद। पारिद का मतलब होता है जिसके ऊंची ऊंची दीवारें हो, उसको क्या कहा जाता है? पारिद दुर्ग कहा जाता है। और पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ वाला दुर्ग। तो ये बात ध्यान रखना। देखो चिंतामणि दुर्ग कौन सी किस प्रकृति का है? पारिक प्रकृति का या फिर धानवन प्रकृति का। पारिक का मतलब होता है जिसके चारों तरफ खाई हो, और पारिद दुर्ग जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें हो। एक दुर्ग होता है गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग होता है? गिरि दुर्ग। यदि गिरि दुर्ग की बात करें विद्यार्थियों तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ एकांत हो और किसी पहाड़ी पे स्थित हो तो उसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ये बात हमें यहाँ पे नोट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध सबसे पहले बात करें कब लड़ा गया था तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विद्यार्थियों तो वो है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके बीच व कब लड़ा गया था? यदि इस क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों तो खानवा का युद्ध पहले बात करें कब लड़ा गया? 16 मार्च। कब? 16 मार्च 1527 को यह युद्ध लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 को।
गया था 16 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो बाबर और महाराणा सांगा के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 को। यदि ऊपर वाले युद्धों की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 1526 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। नीचे देखे खानवा का युद्ध तो बाबर और सांगा के बीच में लड़ा गया 16 मार्च 1527 को। और बात करें अकबर और हेमू के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का सेकंड युद्ध लड़ा गया था। भाई कौन सा? पानीपत का सेकंड युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। यदि नीचे बात करें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो इनके बीच हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो इनके बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 18 जून। कब? 18 जून 1576 को। कब? 18 जून 1576 को ये युद्ध लड़ा गया था। अब देखो खानवा के युद्ध की और बातें नेक्स्ट पेज पे करें तो विद्यार्थियों खानवा का जो युद्ध है ये इससे पहले एक युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध। कौन सा? बयाना का युद्ध। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था बयाना का युद्ध। यदि बयाना के युद्ध की बात करें तो बयाना का युद्ध लड़ा गया था फरवरी 1527 को। कब? 1527 में लड़ा गया था, लेकिन फरवरी के महीने के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। इसके अंदर विजय कौन हुआ था? तो महाराणा सांगा इसके अंदर जीता था। कौन जीता था भाई? महाराणा जो सांगा है वो इस युद्ध में जीता था और बाबर इसमें हार गया था। और खानवा का कब हुआ? बयाना का फरवरी में हुआ और खानवा वाला जो था अपना वो एक महीने बाद में होता है 16 मार्च को। कब? मार्च 1527 में कौन सा युद्ध होता है? वो होता है खानवा का युद्ध। इस युद्ध में तो सांगा जीता था और खानवा वाले में कौन जीता था भाई? बाबर जीता था। ये बात आपको याद रखनी है। यदि और बात करें तो सांगा ने खानवा के युद्ध में पाती पर्वन पद्धति अपनाई थी। कौन सी? पाती पर्वन। पाती पर्वन नाम की एक पद्धति अपनाई थी। यदि इस पाती पर्वन पद्धति की बात करें तो पाती पर्वन का मतलब होता है सभी राजपूत राजाओं को निमंत्रण भेजना और एक झंडे के नीचे लड़ने के लिए एकत्रित करना अपने धर्म के नाम पे। उस विधि को क्या बोलते हैं? पाती पर्वन विधि कहा जाता है। और बाबर ने इस युद्ध को किस तरीके से लड़ा? बाबर ने इस युद्ध को एक धर्म युद्ध के तौर पे लड़ा और जीतने के बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी? गाजी की उपाधि बाबर ने इस युद्ध को जीतने के बाद में धारण की थी। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? क्या है? किस चौहान शासक को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? तो विद्यार्थियों यहाँ पे दे रखा है देखो अर्णोराज, नीचे है विग्रहराज चतुर्थ। तो हमारा राइट आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को जो है विद्यार्थियों कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। अब सबसे पहले बात करें कवि बांधव का मतलब क्या हुआ? बांधव का मतलब होता है भाई। तो भाई के रूप में भाइयों का, कवियों का भाई किसे कहा गया? वो कहा गया विग्रहराज चतुर्थ को। अब देखो विग्रहराज चतुर्थ संबंधी और बातें देखें तो विग्रहराज चतुर्थ का एक उपनाम है, वो है विसल देव। क्या कहा जाता है? विसल देव के नाम से विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता है। और बात करें तो सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किस चौहान शासक ने किया था? तो वो इसी ने किया था। दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार विग्रहराज चतुर्थ द्वारा किया गया था। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत, क्या विद्यार्थियों? संस्कृत विद्यालय भी खोला था अजमेर के अंदर, जहां पे फिर आगे जाके इसी संस्कृत विद्यालय को 2.5 दिन के झोपड़े के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था विद्यार्थियों? 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कौन से विद्यालय को? इसी संस्कृत विद्यालय को जो है आगे जाके 2.5 दिन के झोपड़े में परिवर्तित कर दिया गया था। बनवाया किसके द्वारा गया था? विसल देव चौहान के द्वारा बनवाया गया था। यदि और बताऊं तो सपादलक्ष, चौहानों का जो चित्र होता था सपादलक्ष, उसे बोलते थे। सिक्कर से जो हमारा अजमेर तक का इलाका है उसे सपादलक्ष कहते थे। इस सपादलक्ष का स्वर्ण काल यदि किसी शासक के वो कहा जाता है शासक के काल को, तो वो हमारा विसल देव आ जाता है। कौन आ जाता है? विसल देव आ जाता है, स्वर्ण काल।
तो विशलदेव के काल को शपादलक्ष का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिरि सुमेल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार मैं अक्सर इसके बारे में बात करता रहता हूं। यदि गिरि सुमेल के युद्ध की बात करें तो यह सन 1544 में लड़ा गया था। अब इससे संबंधित और बातें करें विद्यार्थियों तो यह लड़ा गया था 1544 में। कब? 1544 के अंदर यह युद्ध लड़ा गया। यदि तारीख की बात करें तो 5 जनवरी को। कब? 5 जनवरी को यह युद्ध लड़ा गया था। यदि और बात करें विद्यार्थियों, गिरि सुमेल का जो युद्ध है किस किस के बीच लड़ा गया तो मालदेव। कौन विद्यार्थियों? मालदेव था एक तरफ और दूसरी तरफ कौन था? मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी। कौन था विद्यार्थियों? शेरशाह इसके अंदर भाग लेता है और इस युद्ध के अंदर जीतता कौन सा है? विजेता विद्यार्थियों इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। अब देखो मालदेव की तरफ से 2 सेनापतियों ने भाग लिया था। एक सेनापति का नाम था जयंता और एक सेनापति जो था उसका नाम था कुंपा। इन दोनों की सेना थी 1200 सैनिकों की। कितनी? 1200 सैनिक। और शेरशाह की सेना थी 80,000 की सेना। कितनी? 80,000 की सेना। इस युद्ध के अंदर आरंभ में कौन जीत रहे थे? आरंभ में जयंता एवं कुंपा जीत रहे थे, मगर शेरशाह सूरी ने जब अल्लाह की इबादत की तो जलाल खां जलानी नाम का एक बंदा आता है और जलाल खां जलानी अपनी अतिरिक्त सेना लाके जयंता और कुंपा की सेना को पराजित कर देता है। वो राजस्थान का दुर्भाग्य था कि राजस्थान के इन वीरों को मौका नहीं मिल पाया। जलाल खां जलानी यदि उस दिन नहीं आता तो शेरशाह संवता पराजय को प्राप्त करता और हिंदुस्तान के अंदर एक नया अध्याय लिखा जाता। हम एक नया इतिहास पढ़ते और वो होते जयंता और कुंपा का इतिहास। आज भी जब इनको पढ़ा जाता है तो बड़े ही सम्मान के साथ में पढ़ा जाता है। गिरि सुमेल के युद्ध का एक और नाम है, इस युद्ध को जयंतारण के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जयंतारण का युद्ध भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और यदि इससे संबंधित सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न की बात करूं तो विद्यार्थियों शेरशाह ने कहा था इस युद्ध के समय, यदि मैं इस युद्ध को हार जाता तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए संभवतः पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को जो है खो देता। अब देखो विद्यार्थियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? आमेर का कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले मुगलों के साथ संधि की थी? यदि बात करें तो आसान सा क्वेश्चन है, बारमल। कौन सा? बारमल ने जो है संधि की थी। अब बारमल के बारे में विस्तार से देखें विद्यार्थियों तो बारमल ने जो संधि की थी वो विद्यार्थियों कब की थी? 6 फरवरी। कब? 6 फरवरी 1562 को की थी। 6 फरवरी 1562 को की थी। और इस दिन हुआ क्या था? अकबर का विवाह हो गया था। क्या विद्यार्थियों? विवाह हो गया था अकबर का। किसके साथ में? बारमल की पुत्री हरकाबाई के साथ में। हरकाबाई के साथ में। और विद्यार्थियों इतिहास में जो जोधाबाई पढ़ते हैं हम आजकल टीवी वगैरह में, वो इसी हरकाबाई को जोधाबाई मान के पढ़ते हैं, जबकि ऐसा गलत है। ये हरकाबाई जो है इतिहास में मरियम उज्जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। जोधाबाई नाम की एक अलग महिला थी, वो इस हरकाबाई की बहू हुआ करती थी। इस हरकाबाई का बेटे का क्या नाम था? सलीम। क्या नाम था? सलीम। और यही सलीम आगे जाके जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है। किस नाम से विद्यार्थियों? जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जहांगीर की मम्मी हरकाबाई थी और इस हरकाबाई को आज हम जोधाबाई के नाम से जानते हैं, लेकिन जोधाबाई जो थी वो इस जहांगीर की वाइफ का नाम था। किसका नाम था? जहांगीर की वाइफ थी जोधा। ये ध्यान रखना। जोधपुर की राजकुमारी मानबाई के साथ में, मानीबाई के साथ में इसका विवाह हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हरकाबाई कौन थी? हरकाबाई जो है बारमल की पुत्री थी और हरकाबाई को अकबर ने उपाधि दी थी, वो थी मरियम उज्जमानी। कौन सी? मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी। ये उपाधि जो है विद्यार्थियों ये अकबर ने दी थी किसको? हरकाबाई को। और जहांगीर ने जोधाबाई को कौन सी उपाधि दी थी? तो जगत गोसाई की। कौन सी? जगत गोसाई की जो है उपाधि विद्यार्थियों जहांगीर ने इसको दी थी, जोधाबाई को दी थी। यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन भरा था, ये मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जिसने स्वाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी? यदि बात करें विद्यार्थियों तो ये उपाधि दी गई थी 1723 ईस्वी में। कब? 1723 ईस्वी में। अब आपको देखना है 1723 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान था? तो विद्यार्थियों दिल्ली का शासक था, तो विद्यार्थियों दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? महमूद शाह था। कौन था? महमूद शाह दिल्ली का उस समय शासक हुआ करता था। विद्यार्थियों जय सिंह की यदि और बात करें तो जय सिंह ने जो है विद्यार्थियों हमारे कब? तो विद्यार्थियों जय सिंह ने जो है कब? 18 नवंबर 1727। कब? 1727। बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है राजस्थान के लिए। तो ये 18 नवंबर 1727 को किसकी स्थापना करवाई थी? जयपुर की स्थापना करवाई थी। किसकी? जयपुर की। किसने करवाई थी विद्यार्थियों? स्वाई जय सिंह ने करवाई थी। और यदि बात करें तो जयपुर के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? वास्तुकार का नाम था विद्याधर भट्ट। कौन थे? विद्याधर भट्ट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विद्याधर नगर जो डिपो चलती है वो इन्हीं विद्याधर भट्ट के नगर के नाम से प्रसिद्ध है। विद्याधर भट्ट जो है जयपुर के क्या थे? वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। यदि और बात करें विद्यार्थियों विद्याधर भट्ट के बारे में और जयपुर के बारे में तो जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? गुलाबी रंग में जो है विद्यार्थियों जयपुर को राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। किसने? राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। विद्यार्थियों हम बात करें कि राम सिंह ने क्यों जयपुर के जो है रंगवाने का कार्य करवाया था तो इस दिन जो है प्रिंस अल्बर्ट आए थे। कौन विद्यार्थियों? प्रिंस अल्बर्ट जो है यहाँ पे आए थे और अल्बर्ट के नाम पे हमारा जो है अल्बर्ट म्यूजियम जो है रखा गया विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1681 में नाडोल में किसने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया था? नाडोल में किसने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया था? कब? 1681 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ से संबंधित है विद्यार्थियों। यदि बात करें तो शहजादा अकबर ने जो है किसने? शहजादा अकबर ने स्वयं को नाडोल में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। अकबर किसका पुत्र था? अकबर औरंगजेब का पुत्र था। ये याद रखना। अब देखो थोड़ी सी और बात करें तो अकबर किसका पुत्र था भाई? अकबर जो है ये वो वाला अकबर नहीं है, ये है विद्यार्थियों औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का पुत्र है। और इसने कब विद्रोह कर दिया था? इसने विद्रोह कर दिया था 1 जनवरी। कब? 1 जनवरी 1680 को इसने जो है विद्रोह कर दिया था। और विद्यार्थियों 1681 में इसने हालांकि स्वयं को बादशाह तो 1 जनवरी 1680 में ही घोषित कर दिया था, लेकिन 1681 में जो है औरंगजेब और अकबर की सेना के बीच में युद्ध होता है। कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर में। और अजमेर में सेना कहाँ पे रुकी थी? दोराई के नामक स्थान पर। अजमेर में दोराई का युद्ध हुआ था। दोराई का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के अंदर विद्यार्थियों अकबर जो है अकेला रह जाता है। अब बात करें अकबर ने किसके बहकावे में आके यदि युद्ध को घोषित किया था तो वो थे वीर दुर्गादास राठौड़। कौन थे? वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास जो थे इन्होंने दुर्गादास जी ने क्या किया था? अकबर को कहा कि हम तुम्हें जो है हिंदुस्तान का बादशाह बना देंगे, तुम अपने पिताजी के खिलाफ क्या कर दो? विद्रोह घोषित कर दो। और दुर्गादास का साथ किसने दिया था? दुर्गादास का साथ दिया था महाराणा जय सिंह ने। किन्होंने? महाराणा जय सिंह ने जो है मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने किसका साथ दिया था? मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने अकबर और दुर्गादास का साथ देने का कार्य किया था। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाल्मीकि मंदिर स्थित है। वाल्मीकि, यहाँ पे थोड़ा सा नाम में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो वाल्मीकि की बात करें तो वाल्मीकि जो मंदिर है विद्यार्थियों ये कहाँ पे है? ये है सीताबाड़ी 12 के अंदर। कहाँ पे? सीताबाड़ी 12 में। माँ सीता जब आप विद्यार्थियों भगवान राम से लड़ाई होने के पश्चात भगवान राम जब माँ सीता का निष्कासन कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो वो यहाँ पे वाल्मीकि जी के पास में आती है और यहीं पे जो है सीताबाड़ी के अंदर वाल्मीकि जी का मंदिर बनवाया गया। बस आप
आपको इतना ही यहाँ पे याद करना है। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बांसवाड़ा के अर्थोड़ा के मंदिर निर्मित करवाए गए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांसवाड़ा के जो अर्थोड़ा के मंदिर थे वो किसके द्वारा बनवाए गए थे? यदि इनकी बात करें तो ये परमारों के द्वारा बनाए गए थे। किनके द्वारा? परमार शासकों के द्वारा बनवाए गए थे। यदि अब इनको डिटेल में देखें विद्यार्थियों तो अर्थोड़ा के जो मंदिर थे, कौन से? अर्थोड़ा के मंदिर। अर्थोड़ा के मंदिर जो है इनका निर्माण, मंदिर इनका जो निर्माण है वो परमारों ने करवाया था। परमार। अब ये परमार कहाँ के थे? ये जो परमार थे ये मध्य प्रदेश के थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश के थे। और पंडुरिक नाम का परमार शासक था। कौन था? पंडुरिक नाम का। और इस पंडुरिक नाम का जो परमार शासक था इसने विद्यार्थियों सबसे पहले यहाँ पे मंदिर निर्माण करवाना प्रारंभ किया था। यदि इसके इम्पोर्टेंट की बात करें विद्यार्थियों तो जो अर्थोड़ा के मंदिर है इन्हें वागड़ के खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ के खजुराहो। वागड़ के खजुराहो के नाम से किसे जाना जाता है विद्यार्थियों? वो जाना जाता है अर्थोड़ा के मंदिरों को। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना। ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैंने जो अपनी तैयारी की थी उसके हिसाब से बता रहा हूं। मेरे स्वयं के बीएसटीसी के अंदर 425 नंबर आए थे। यदि विद्यार्थियों आपको भी अपने टारगेट को अचीव करना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किन मंदिरों को कहा जाता है? यदि इसके राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों भंड देवरा शिव मंदिरों को जो है हाड़ौती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। अब यदि देखो राजस्थान के खजुराहों की बात करें तो किराड़ू मंदिर। यदि राजस्थान के खजुराहों की बात करें तो किराड़ू मंदिर। कौन से विद्यार्थियों? किराड़ू मंदिर बाड़मेर। किराड़ू मंदिर बाड़मेर। इनको क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? इनको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यदि मिनी खजुराहो की बात करें, राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो वे विद्यार्थियों बंड देवरा शिव मंदिरों को कहा जाता है। यदि थोड़ी सी और बात करें तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? कौन सा? मेवाड़ का खजुराहो। यदि मेवाड़ का खजुराहो की बात करें विद्यार्थियों तो वो कहा जाता है हमारे अंबा माता के मंदिर को। किनको? अंबिका माता के मंदिर को। अंबिका माता मंदिर। इनको क्या कहा जाता है? इनको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। यदि हम बात करें यहीं पे साथ में किन की विद्यार्थियों? वागड़ के खजुराहों की, तो अर्थोड़ा के जो मंदिर है, अर्थोड़ा बांसवाड़ा, इन मंदिरों को क्या कहा जाता है? वागड़ के जो है, वागड़ के क्या कहा जाता है? वागड़ के खजुराहो कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अर्थोड़ा के मंदिरों को क्या कहा जाता है? वागड़ के खजुराहो कहा जाता है। मेवाड़ के खजुराहो किन्हें कहा जाता है? मेवाड़ के खजुराहो अंबिका माता के मंदिरों को कहा जाता है। यदि राजस्थान के मिनी खजुराहों की बात करें तो भंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। हाड़ौती का खजुराहो किन्हें कहा जाता है? भंड देवरा शिव मंदिर को कहा जाता है। और किराड़ू मंदिर बाड़मेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप नोट कर लेना। नोटबुक में भी आपकी परीक्षा में नहीं पूछे यहां से सवाल तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल छींच कहां पर स्थित है? ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। ये ऐसे है, छींच नाम का जो धार्मिक स्थल है ये कहां पे है? यदि छींच मंदिर की बात करें विद्यार्थियों तो ये बांसवाड़ा में है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 2011 की जो बीएसटीसी परीक्षा थी उसमें पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। आप लोगों को यदि ये क्वेश्चन याद रहता है तो याद कर लेना। छींच मंदिर कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सांवलिया जी का मंदिर स्थित है। सांवलिया जी के मंदिर कहां पर स्थित है? यदि सांवलिया जी के मंदिरों के दूसरे नाम की बात करें तो सांवरिया सेठ। भाई कौन सा? सांवरिया सेठ का मंदिर कौन से हैं? अब आ गया होगा याद
आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ कहाँ पे है? सांवरिया सेठ मंडपिया चित्तौड़ के अंदर है। कहाँ पे? मंडपिया चित्तौड़ के अंदर स्थित है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, कौन से? भगवान कृष्ण को समर्पित जो ये है मंदिर है, और ये काले पत्थर में भगवान को समर्पित मंदिर है। यदि इसकी बात करें तो गुज्जर समुदाय के लोगों द्वारा एक व्यक्ति था गुज्जर समुदाय का, उसे सपने में आया था कि 3 मूर्तियां दफनाई गई है और वहां से 3 मूर्तियों को निकाल के 3 अलग अलग जगह जो है मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। सबसे प्रमुख मंदिर का है मंडपिया चित्तौड़ के अंदर ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो नाम का जो ग्रंथ है वो किस भाषा का ग्रंथ है? यदि हमीर रासो की बात करें तो इसके 2 राइटर है, 2 राइटर है। पहला जो राइटर है वो है सारंगधर। कौन है विद्यार्थियों? सारंगधर। और दूसरे राइटर की बात करें तो दूसरा राइटर है जोधराज। कौन है विद्यार्थियों? जोधराज। इसके 2 राइटर हैं। ये 2 अलग अलग समय पे लिखे गए 2 हमीर रासो है। यदि हमीर रासो की बात करें किनकी? सारंगधर की। यदि सारंगधर की बात करें विद्यार्थियों तो सारंगधर ने कौन सी भाषा में लिखा? इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में लिखा था। और यदि जोधराज के हमीर रासो की बात करें तो इन्होंने अहिरवाटी बोली में, कौन सी में? अहिरवाटी के अंदर जो है अपना कृत्य लिखा था। और इसके अंदर लिखा किन के बारे में गया है? तो हमीर देव चौहान के बारे में इन्होंने बताया है। हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान के बारे में जो है इसमें बताया गया है। यदि और बात करें तो सारंगधर वाला जो हमीर रासो है ये 959 के अंदर 969 छंदों के अंदर लिखा गया है, 969 छंद में। और यदि जोधराज की बात करें तो जोधराज का जो हमीर काव्य है वो मात्र 300 छंदों में लिखा गया है। दोनों ने लिखा तो किन के बारे में है? हमीर देव चौहान के बारे में लिखा गया है, लेकिन दोनों की भाषा अलग है। जोधराज वाला जो हमीर काव्य वो अहिरवाटी बोली में है और दूसरे सारंगधर की बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर इनका लिखा गया। या हमारे पास में हिंदी भाषा ऑप्शन में है तो हिंदी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य है, अर्थात राजस्थानी भाषा में सबसे ज्यादा कौन सा साहित्य लिखा गया? तो सीधा सा आंसर है हमारा जो संत साहित्य है वो राजस्थानी भाषा का समृद्ध साहित्य है। राजस्थानी भाषा के उद्भव की बात करें तो 11वीं से 12वीं सदी के बीच में हुआ था। कब? 11वीं से जो 12वीं सदी आती है विद्यार्थियों, इनके बीच में क्या हुआ था? हमारे जो है किनके राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ था? सदी थोड़ा ऐसे लिख लेना, कौन सी सदी में? 11वीं से 12वीं सदी में इनका जो है उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? कौन सा युग विद्यार्थियों? स्वर्ण युग। स्वर्ण ऐसे है, ये थोड़ा सा ऑटो टाइपिंग ले लेता है। स्वर्ण युग की बात करें तो स्वर्ण युग कहा जाता है 1650 से 1850 को। अब देखो हम पूछे कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में जो है राजस्थानी भाषा का उद्भव हो गया था, तो ऐसा क्या हुआ कि 1650 हो गए आते आते? क्या 1200 से 1300 ईस्वी, मान लो 11वीं 12वीं सदी को कहते हैं 1200 से 1300 ईस्वी, उसमें यदि उद्भव हुआ था तो लगभग 400 साल कैसे लग गए इसके स्वर्ण काल को आते? तो उसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, देखो इससे पहले राजस्थान के जो राजा थे वो लगातार संघर्ष कर रहे थे मुगलों के साथ में। सबसे पहले बात करें तो 1562 के अंदर किन की संधि हुई थी? जयपुर ने जो है मुगलों के साथ में संधि की थी। और यदि बात करें विद्यार्थियों तो इसके बाद में 1500 कब? 1500 विद्यार्थियों 69 के अंदर किसने संधि की थी? 1569 के अंदर जो है बूंदी के हाड़ा वंश के शासक सुरजन आड़ा ने मुगलों के साथ में संधि कर ली थी। हालांकि सुरजन आड़ा केवल एक बार जो है अकबर के दरबार में गए थे, बाद में इन्होंने वापस विद्रोह कर दिया था। और बात करें विद्यार्थियों उसके बाद में जो है हमारे किसने संधि की थी? 1570 का जो नागौर दरबार लगा, इसमें किस किसने? एक तो हमारा बीकानेर था, कौन था? बीकानेर ने संधि कर ली। और बात करें तो हमारे जैसलमेर ने संधि कर ली। किसने? जैसलमेर का कौन था? हर्राई बाटी। कौन था? जैसलमेर का हर्राई बाटी इसमें था। और फिर बात करें तो कौन सा? 3 नंबर पे मारवाड़ भी जो है इसके अंदर शामिल हो जाता है। और फाइनली जो है 1615 के अंदर हमारे
जो अमर सिंह जी है उनके साथ में जहांगीर की संधि हो जाती है और 1615 के बाद में हमारे राजाओं को एक मौका मिल जाता है कि ये क्या है, अपनी कल्चर को बढ़ावा देश के, अपनी भाषा को बढ़ावा देश के। इसलिए 1650 से लेकर 1850 का जो समय है इसी को राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1850 के बाद में वापस राजस्थान के लोग जो है क्या अंग्रेजों के साथ में लड़ने में लग गए थे, इस वजह से हमें मौका नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल। ये थोड़ा सा ऊपर से कट गया, कल इसको सही कर देंगे। राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति काल की बात करें तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल अभी मैंने बताया 11वीं से 12वीं शताब्दी, तो सीधा सा आंसर लिख लेना है 11वीं से 12वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है जमीन से धनी कुण एवं मिजर पुस्तक के रचयिता कौन है। देखो विद्यार्थियों, जमीन से धनी कुण और मिजर पुस्तक, यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको दूसरा मायड थारो हेलो, क्या विद्यार्थियों, मायड थारो हेलो, ये जो पुस्तक है इसी के राइटर ने ऊपर वाली पुस्तक लिखी है। ये बहुत विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट पुस्तक है माइड थारो हेलो। यदि ये पुस्तक आप जान जाओगे विद्यार्थियों तो आप ऊपर वाली को भी जो है अच्छे से क्लियर कर दोगे। यदि इसकी बात करें तो ये लिखा गया था कन्हैयालाल सेठिया द्वारा, और माइड थारो हेलो ये जो पुस्तक है ये भी कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मरु भाषा को ही कहा जाता है, मरु भाषा को किस नाम से जाना जाता है। और विद्यार्थियों मरु भाषा हमें पता है मरु प्रदेश के अंदर बोली जाती है, और मरु प्रदेश कौन सा, मारवाड़ वाला प्रदेश, कौन सा, मारवाड़ वाला प्रदेश। मारवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, मरुवाणी या फिर मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, पहले मारवाड़ी को किस नाम से जाना जाता था, मरु भाषा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है। हमारा जो राजस्थानी साहित्य है उसकी कौन सी जो श्रेणी होती है वो कहानी या कथा से संबंधित होती है। यदि इसकी बात करें विद्यार्थियों तो बात कहना, क्या बात कहना। पूर्वी राजस्थान में यदि आप रहते हो तो आप लोगों को पता होगा, लोग कहते हैं मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, बात का अर्थ होता है कहानी बताना, तो कहानी या जो कथा विधा से संबंधित है उसका अर्थ होता है बात, क्या होता है, बात। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा गया है। राजपुताना का अबुल फजल किसे कहा जाता है। राजपुताना का अबुल फजल विद्यार्थियों मूणोत नैणसी को कहा जाता है। यदि नैणसी की बात करें तो इन्होंने दो पुस्तकें लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी मारवाड़ रा परगना रा विगत, मारवाड़ रा परगना रा विगत, परगना रा विगत, एक तो ये पुस्तक लिखी थी विद्यार्थियों, और दूसरी जो पुस्तक थी वो लिखी थी नैणसीरी ख्यात। कौन सी विद्यार्थियों, नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। और विद्यार्थियों यहाँ पे यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो नैणसी को अबुल फजल किसने कहा है, राजस्थान का अबुल फजल नैणसी को किसने कहा है, तो वही किसने भाई, मुंशी देवी प्रसाद ने। किन्होंने, मुंशी देवी प्रसाद ने जो है किन्हें राजपुताना का अबुल फजल कहा है, मुणोत नैणसी को कहा है विद्यार्थियों। यदि हम अबुल फजल की बात करें तो अबुल फजल अकबर का दरबारी विद्वान था, इसने दो पुस्तकें लिखी थी, एक पुस्तक तो लिखी थी अकबरनामा, कौन सी पुस्तक लिखी थी, अकबरनामा, और दूसरी पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी, कौन सी, आईने अकबरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। एक पुस्तक लिखी थी आईने अकबरी और दूसरी पुस्तक लिखी थी इन्होंने अकबरनामा। आईने अकबरी कैसी है, आईने अकबरी मारवाड़ रा परगनारी विगत की जैसी है, सेम टू सेम, और अकबरनामा जो है नैणसी की ख्यात के जैसे जो है किसका, अकबर का इतिहास बताता है। विद्यार्थियों नैणसी की ख्यात राजस्थान की ज्ञात ख्यातों में सबसे प्राचीन ख्यात है। हमारे जो विद्यार्थियों ओझा जी ने कहा है कि यदि नैणसी की ख्यात कर्नल जेम्स टोड को मिल जाती तो राजपुताना का जो इतिहास है वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है।
अहिरवाटी बोली, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अहिरवाटी जो है हमारे पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में बहरोड, मंडावर, कोटपुतली, उत्तरी पूर्वी राजस्थान जो है यहाँ पे ये बोली जाती है। इस क्षेत्र को राठ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से विद्यार्थियों? राठ के नाम से भी जाना जाता है और इस कारण इसको राठी बोली के नाम से भी जाना जाता है। किस बोली के नाम से? राठी बोली के उपनाम से भी जाना जाता है विद्यार्थियों। और स्वयं को किस वंश से जोड़ते हैं अहिरवाटी बोली बोलने वाले? ये स्वयं को ज्यादातर यादव वंश से जोड़ते हैं। कौन से? यादव वंश, भगवान श्री कृष्ण के यादव वंश से जोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था, अहिरवाटी बोली का उपनाम राठी बोली भी इसको कहा जाता है। मेवात और हरियाणा के बीच का जो क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पे ये बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति कौन सी है? विद्यार्थियों, भारत सरकार ने एक सूची जारी की थी, उस सूची का नाम है आदिम जनजाति समूह। और इस सूची के अंदर भारत की कुल 698 जनजातियों में से 75 जनजातियों को शामिल किया गया था। इन 75 जनजातियों में एक जनजाति राजस्थान की भी है और वो जनजाति है सहरिया जनजाति। ये राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो आदिम जनजाति समूह में शामिल है। यदि सहरिया जनजाति की बात करें तो सर्वाधिक 12 में पाई जाती है। कहाँ पे? 12 के अंदर ये पाई जाती है। 12 में कहाँ पे पाई जाती है? 12 में विद्यार्थियों ये किशनगंज। कौन सी विद्यार्थियों? किशनगंज। किशनगंज किशनगंज। और यदि बात करें तो शाहजहांबाद तहसील के अंदर जो है ये यहाँ पे हमारे यहाँ पे पाई जाती है। यदि सहरिया जनजाति की बात करें तो ये शहर शब्द से बनी है। कौन से? शहर शब्द से बनी है, जिसका अर्थ होता है जंगल। क्या अर्थ होता है? जंगल। अब विद्यार्थियों थोड़ा जल्दी करते हैं। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांड जाति का संबंध है। भांड जाति का संबंध किससे है? यदि भांड जाति के संबंध की बात करें विद्यार्थियों तो ये बहरूपिया कला से संबंधित है। जो बहरूपिया हमारे गांवों में आता है, जो हमें अलग अलग करतब करके दिखाता है, जो अलग अलग वेशभूषा धारण करके अलग अलग रूप धारण करता है, उसको बहरूपिया कला कहते हैं और वो भांड जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, किसके शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी? यदि डाकन प्रथा की बात करें तो 1853, भाई याद रखना, 1853 में डाकन प्रथा पे रोक लगी थी। और किसके काल में लगी थी? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में यहाँ पे रोक लगी थी। अब थोड़ी सी राजस्थान की कुप्रथाओं पे बात करें विद्यार्थियों तो सती प्रथा। सबसे पहले क्या बात करेंगे? सती प्रथा। यदि सती प्रथा की बात करें विद्यार्थियों तो सती प्रथा पे सबसे पहले रोक लगाई थी 1822 में बूंदी में। कहाँ पे लगाई गई थी? 1822 में बूंदी के अंदर। यदि और बात करें विद्यार्थियों कन्यावध, सती प्रथा के बाद में कौन सी? कन्यावध पे रोक लगी और सबसे पहले कब लगाई गई थी? 1833 के अंदर। कब? 1833 के अंदर लगाई गई थी। और कहाँ पे लगाई गई थी? कोटा में लगाई गई थी। कोटा में किसने लगाई थी? राम सिंह नाम के शासक ने लगाई थी। यदि और बात करें विद्यार्थियों तो सबसे पहले क्या विद्यार्थियों? सबसे पहले जो है किन की बात करें? डाकन प्रथा की। डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी? डाकन प्रथा पर जो है विद्यार्थियों रोक लगाई गई थी 1853 के अंदर। कब लगाई गई थी? 1853 में जो है डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी। और डाकन प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? उदयपुर में लगाई गई थी। उदयपुर के महाराणा कौन थे? उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने जो है यहाँ पे रोक लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले पूछूंगा, भील कौन सी भाषा बोलते हैं? तो द्रविड़ियन भाषा बोलते हैं ज्यादातर भील। अपने राजस्थान वाले नहीं भाई, ऑल टोटल बात कर रहा हूं। ऑल टोटल जो भील है वो द्रविड़ियन भाषा बोलते हैं। और किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि भील जो है वन पुत्र है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनजातियों की सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या क्रम से किन किन जिलों में निवास करती है?
राजस्थान में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या कहीं पाई जाती है, तो वो मैं आपको बता दूं कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे, बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, न्यूनतम भाई साहब नागौर और बीकानेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे, नागौर और बीकानेर के अंदर। दोनों में कंपटीशन चलता रहता है न्यूनतम कम ज्यादा का। सबसे कम जो है नागौर में पाई जाती है, तो राइट आंसर होगा बांसवाड़ा एवं नागौर। फिर समझाने का कार्य कभी करेंगे, आज थोड़ी जल्दी है तो जल्दी जल्दी इनको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? यदि सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो मीणा जनजाति की है। कौन सी की, मीणा जनजाति की। मीणाओं के बाद में किसकी है, भील जनजाति की। एक नंबर पे मीणा जनजाति है और दूसरे नंबर पे कौन सी जनजाति है भाई, भील जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, यदि यहीं पे थोड़ा बताऊं, जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, मीणा जनजाति का 93% यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का अनुपात कितना है? राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है उसमें से जनजाति कितने परसेंट पाई जाती है? यदि जनजाति की बात करें तो 12.56% जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। यदि भारत की टोटल जनसंख्या में जनजाति के प्रतिशत की बात करें तो 8.4%। कितने विद्यार्थियों, 8.4% ऑल ओवर इंडिया के अंदर पाई जाती है। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करता है? भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के तहत अधिसूचित करता है? तो विद्यार्थियों राइट आंसर होगा अनुच्छेद 342 के तहत। 343 में क्या लिखा गया है, हिंदी भाषा को हमारी हिंदी भाषा को हमारी राजभाषा घोषित किया गया। क्या, हिंदी भाषा राजभाषा के कौन से अनुच्छेद के अंदर बताया गया? अनुच्छेद 343 के अंदर ये बात बताई गई है। यदि अनुच्छेद 340 की बात करें विद्यार्थियों, तो ये आर्थिक और शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जो संघ समितियां हैं उनको बनाने का कार्य, ताकि समाज को जो है उत्थान कर सके। यदि बात करें अनुच्छेद 312 की, तो ये यूपीएससी से संबंधित है भाई, यूपीएससी सिविल सेवा से संबंधित ही ये आता है। अभी थोड़ी समय के अभाव के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे, आगे और ज्यादा पढ़ेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी के प्रयासों से सन 1853 को मेवाड़ में डाकन प्रथा पर रोक लगी? अभी पढ़ाया था मैंने। मेवाड़ की डाकन प्रथा की बात करें तो जेसी ब्रुक, किनकी, जेसी ब्रुक और पैट्रिक लॉरेंस, कौन से विद्यार्थियों यहाँ पे याद रखना है, पैट्रिक लॉरेंस और जेसी ब्रुक, लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस और विद्यार्थियों हमारा जेसी जो ब्रुक, कैप्टन जेसी ब्रुक, इन दोनों के प्रयासों से मेवाड़ में सबसे पहले डाकन प्रथा पे रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं में लीला मोरिया संस्कार संबंधित है। मीणाओं का जो लीला मोरिया संस्कार है वो किस रस्म से संबंधित है? सीधा बताऊं तो ये विवाह की रस्म से संबंधित है। दूल्हे को बिठा लिया जाता है माचे पर और उसके बुलर बांध के उसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है, इसी को लीला मोरिया संस्कार विद्यार्थियों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवासियों को गले लगाओ अभियान किसने चलाया था? वनवासियों को गले लगाने का अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था वनवासी कल्याण परिषद के द्वारा, ताकि वनवासियों से जो अन्य राजस्थान की जातियों के लोग हैं वो मिल सके और वनवासियों के साथ अपना संपर्क बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मराठी अंदाज में पहने जाने वाली साड़ी फड़का का संबंध किस जनजाति है? राजस्थान की एक ऐसी जनजाति जहां पे महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ियां पहनती है, तो विद्यार्थियों उनको कहा जाता है कथोड़ी जनजाति, और साड़ी पहनने के तरीकों को क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। साड़ी को क्या कहा जाता है? फड़का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राई का है
राइका किसे कहा जाता है? राइका की यदि बात करें तो ये एक ऐसी जनजाति है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है। यदि आपने मूवी देखी हो तो वहां पे एक जाति सुनी होगी रेबारी। कौन सी? रेबारी। और रेबारी इस राइका को कहां पे कहा जाता है? गुजरात के अंदर कहा जाता है। कहां पे? गुजरात में। अब आप लोग समझ गए होंगे, परंपरागत जो ऊंट पालने वाले होते हैं उनको पालन और पोषण करने वाले को क्या कहा जाता है? राइका कहा जाता है हमारे राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? दारी संस्कार की यदि बात करें तो दारी संस्कार जो है सहरिया जनजाति से संबंधित है। यदि इसकी थोड़ी सी बताऊं तो सहरिया जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के तीसरे दिन, कब? तीसरे दिन उसकी हड्डियां निकाल के लेके आते हैं और उसके बाद में राख को रख के एक बर्तन के नीचे दीपक जला के रखा जाता है। रात में अगले दिन जब उठते हैं तो वहां पे पद चिन्ह बनते हैं। उन पद चिन्हों को जो देखा जाता है तो उसे दारी संस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, उन पद चिन्हों के आधार पे कहते हैं कि व्यक्ति ने वही जन्म लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब वह कहाँ की गई? यदि माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान की बात करें तो ये जो है विद्यार्थियों एक समिति बनाई गई थी। सबसे पहले तो ये जो है समाज कल्याण के अंतर्गत आती थी, बाद में जो है विद्यार्थियों ये प्राइवेट कर दिया गया। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। और स्थापना कहाँ पे हुई? उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में होगा, हाँ ये रहा, 1964 उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेला बाऊजी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? ये थोड़ा सा बाऊजी है। क्या है विद्यार्थियों? बाऊजी। ये क्या है? बाऊजी। बाऊजी है, यहाँ पे लिख लेना। बाकी झेला बाऊजी या छेला बाऊजी दो नामों से जाना जाता है। एक तो झेला बाऊजी, एक है छेला बाऊजी। ये जो मेला है विद्यार्थियों, ये मेला संबंधित है डामोर जनजाति से। किनसे? डामोर जो जनजाति है उससे संबंधित मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांसी युवती की चारित्रिक परीक्षा किस रस्म को कहते हैं? चारित्रिक परीक्षा की जो रस्म होती है सांसी जनजाति में, उसमें महिलाओं के चरित्र की परीक्षा ली जाती है विवाह के पश्चात उनकी वर्जिनिटी की चेकिंग के लिए। तो विद्यार्थियों उस रस्म को कहा जाता है कुड़की रस्म। क्या कहा जाता है? कुड़की रस्म। इसमें एक धागे से परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति में पुरुष व स्त्रियां समान रूप से शराब पीती है? विद्यार्थियों राजस्थान की एकमात्र जनजाति जहां पे पुरुष एवं स्त्रियां समान रूप से शराब पीती है तो वो है कथोड़ी जनजाति। कौन सी? कथोड़ी जनजाति। यहाँ पे भाई साहब ओपन के अंदर शराब पी जाती है महिलाओं और पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीदड़ नृत्य संबंधित किस क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से? यदि गीदड़ नृत्य की बात करें तो ये विद्यार्थियों किस शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। होली के अवसर पर। कब? होली के अवसर पर यह किया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्या? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। जो विद्यार्थियों इसके अंदर पुरुष क्या जो गीदड़ का नृत्य सबसे प्रमुख जो नृत्य करने वाला पुरुष होता है इसे विद्यार्थियों गणगौर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलों का प्रसिद्ध लोक नाट्य, नहीं भाई यहाँ पे नृत्य है। क्या है? बिलों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? यदि बिलों के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो वो विद्यार्थियों गौरी है। क्या है? गौरी है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बहुत कुछ समझा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोपाजी भट्ट किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपाजी जो भट्ट हैं वो कौन सी लोक नृत्य शैली के कलाकार है? यदि उनकी बात करें तो गोपाजी भट्ट जो है तमाशा शैली के कलाकार है। बस आपको इतना ही याद करना है, इस क्वेश्चन को तो रट लेना है, ये आ सकता है भाई। इसके 75% चांस है, 75% इस क्वेश्चन के आने के चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, अभी मैंने बताया कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य। कौन सा? गीदड़ जो नृत्य है वो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखें तो विद्यार्थियों यहाँ पे गिद्दड़ नृत्य नहीं है लेकिन कच्छी घोड़ी नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य भी विद्यार्थियों एकमात्र नृत्य है, राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसमें क्या है पुरुषों द्वारा क्या है नृत्य किया जाता है। एकमात्र नहीं है भाई, गिद्दड़ नृत्य में भी केवल क्या है पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, प्रख्यात कथक एवं बोलन नर्तक श्री उदय शंकर राजस्थान के किस जिले के हैं?
ये एक तो नर्तक है और कथनवाचक है। यदि इनकी बात करें तो विद्यार्थियों ये उदयपुर जिले से संबंधित है। कहां से? उदयपुर से है। आपको इतना ही इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णिमा की चांदनी में किया जाने वाला मछली नृत्य किसका भाग माना जाता है? यदि मछली नृत्य की बात करें विद्यार्थियों, तो मछली जो नृत्य है वो बाड़मेर में किया जाता है। कहाँ? बाड़मेर के अंदर किया जाता है। और ये नृत्य किया कब जाता है विद्यार्थियों? कौन से नृत्य का भाग है? तो ये पूर्णिमा की चांदनी रात को किया जाता है और घूमर नृत्य का ये क्या है? भाग है। राजस्थान का जो घूमर नृत्य है उसी का मछली नृत्य एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पर्यटन का वर्तमान आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान पर्यटन विभाग की यदि इसकी बात करें विद्यार्थियों, तो पधारो मारो देश, बहुत ही सुंदर है। पधारो मारो देश, ये जो है राजस्थान पर्यटन जो विभाग है उसका ध्येय वाक्य है। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1978 के अंदर। कब हुई थी विद्यार्थियों? 1978 में राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। पीपाजी की गुफा स्थित है। पीपाजी जो है उनकी गुफा कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन जो अभी हमारी 2021 में पटवार भर्ती आई थी उसमें कंफ्यूजन में रहा था विद्यार्थियों। सीधा सा आंसर होगा इसमें टोडा में। कई लोग इसको गागरोन में भी बताते हैं। अरे भाई गागरोन में थे माना, लेकिन पीपाजी जो है उनकी गुफा कहां पे है? केवल टोडा में है। कहां पे? केवल टोडा में है। पीपाजी के बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह। क्या नाम था? प्रताप सिंह। और कहां के शासक थे ये क्या है विद्यार्थियों? गागरोन के, झालावाड़ के शासक थे। गागरोन के दुर्ग की बात करें तो गागरोन का जो दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है, अर्थात इसके चारों तरफ क्या है? जल है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजमेर स्थित सोनी जी का नसिया क्या है? अजमेर में जो सोनी जी की नसिया स्थित है वो क्या है? यदि इनकी बात करें तो ये विद्यार्थियों जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर है। इनकी बात करें तो ये दो पार्टों में डिवाइड है। जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थकर है ऋषभ देव जी, उनको जो है ये समर्पित है। ऋषभ देव जी को ये मंदिर समर्पित है। अपने को बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातोली का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? खातोली का युद्ध भाई सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़ा गया था भाई साहब? सबसे पहले लड़ा गया था 1517 के अंदर। 1517 के अंदर सांगा द्वारा खातोली का युद्ध। कौन सा? खातोली। सबसे पहले 1517 के अंदर खातोली का युद्ध। उसके बाद में बात करें 1518 के अंदर कौन सा लड़ा गया था? 1518 के अंदर बाड़ी धौलपुर का युद्ध। बाड़ी धौलपुर का युद्ध। खातोली कहाँ पे है भाई? खातोली जो है वो विद्यार्थियों कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था सांगा। किन के बीच में? महाराणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। और यदि मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों तो इस युद्ध के अंदर सांगा विजय हुआ था। कौन हुआ था? सांगा इस युद्ध के अंदर विजय हुआ था। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले के अंदर पाया जाता है वनों का? यदि वनों के सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो वो उदयपुर के अंदर पाया जाता है। इसके साथ में मैं आपसे उदयपुर से जुड़े और क्वेश्चन भी शेयर करूंगा कि उदयपुर के बारे में यहाँ पे कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 23 पॉइंट जो है विद्यार्थियों, कितने? 23.57% वन पाए जाते हैं। कितने? 23.57% वन पाए जाते हैं। ये जो है राजस्थान के उदयपुर के अंदर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर के बाद में बात करें तो अलवर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। कहां पे? अलवर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं। राजस्थान की कुल कितनी भूमि पर वन पाए जाते हैं? तो विद्यार्थियों 9.57% भूमि जो है वहां पर राजस्थान के अंदर वन पाए जाते हैं। और आपसे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बताऊं मैं आप लोगों को, तो राजस्थान की पहली वन नीति कब आई थी? किसकी बात कर रहे हैं? वन नीति की। किसकी? वन नीति। राजस्थान की पहली जो वन नीति थी वो कब आई? वो आई थी विद्यार्थियों 2010 के अंदर। कब? 2010 के अंदर राजस्थान की पहली वन नीति आई थी। बस ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान की पहली वन नीति कब आई? राजस्थान की पहली वन नीति आई थी 2010 के अंदर विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र है।
राजस्थान में नमक उत्पादन सर्वाधिक कहां से होता है? यदि इन ऑप्शनों की बात करें तो डिडवाना में भी नमक उत्पादन होता है, सांबर में भी होता है और बाड़मेर में भी होता है, परंतु पंचपदरा में भी जो है नमक उत्पादन होता है। लेकिन सर्वाधिक नमक की बात करें, सबसे ज्यादा मुख्य केंद्र कौन सा होगा जहां पे सर्वाधिक मात्रा में नमक होगा? यदि नमक की बात करें तो सांबर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में नमक होता है। कहां पे? सांबर में सर्वाधिक मात्रा में नमक होता है। सांबर झील है कहां पे? सांबर झील जयपुर के अंदर है भाई साहब। कहां पे है? जयपुर जिले के अंदर सांबर झील स्थित है। और बात करें विद्यार्थियों कि सांबर झील जयपुर में है तो सांबर झील के प्राचीन इतिहास की, तो सांबर झील का जो निर्माण था वो करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान नाम का एक बंदा था, इस वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया था सांबर झील की। और बात करें तो सांबर झील की जो है एक मुख्य विशेषता है कि ये दूसरी सबसे बड़ी, कौन सी? दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरी खारे पानी की झील है किसमें? भारत में खारे पानी की झील है भाई, ये याद रखना। खारे पानी की झील जो है दूसरी सबसे बड़ी कौन सी? हमारी सांबर झील है। बस यही हमें याद रखने योग्य है कि सांबर झील का प्राचीन नाम क्या था? नाम और बताए तो शाकंभरी। क्या नाम था इसका? शाकंभरी इसका प्राचीन नाम था। यहीं पे शाकंभरी माता का मंदिर भी स्थित है। शाकंभरी चौहानों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। अजमेर के जो चौहान है वो कुल देवी के रूप में शाकंभरी माता को पूजते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन आ गए। सांबर झील स्थित कहाँ है? जयपुर के अंदर स्थित है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? तो वासुदेव चौहान ने इसका निर्माण करवाया। शाकंभर झील, इसका नाम क्या था? शाकंभरी नाम था इसका। और दूसरी खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है हमारे इंडिया की? वो है सांबर झील। और राजस्थान की बात करें तो सबसे पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील है। बाकी ये दोनों भी क्या है? खारे पानी की झीलें आ जाती है। लूणकरणसन झील भी खारे पानी की एक झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर के प्राचीन नाम की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। जैसलमेर का प्राचीन नाम जो था वो था मांड। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था? मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब देखो जैसलमेर के और नाम बताऊं आपको तो जैसलमेर को जो है विद्यार्थियों स्वर्ण नगरी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी नगरी के नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप लोग याद कर लेना। जैसलमेर की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1156 ईस्वी के अंदर जैसलमेर की स्थापना हुई थी। और की किसने थी विद्यार्थियों? राव जैसल ने जो है जैसलमेर की स्थापना की थी। वैसे जैसलमेर का पहले क्या नाम था? तो जैसलमेर की स्थापना से पहले यहाँ पे जब किला का निर्माण हुआ उससे पहले जैसलमेर को विद्यार्थियों मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। किस क्षेत्र के नाम से? मांड क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर के पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। पीला शहर भी किसे कहा जाता है? जैसलमेर को ही कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। राजस्थान का पीला शहर किसे कहा जाता है? राजस्थान का पीला शहर जो है विद्यार्थियों वो हमारे जैसलमेर को कहा जाता है। किसे? जैसलमेर को राजस्थान का पीला शहर कहा जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। यहां पे काफी क्वेश्चनों की चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? चरी जो नृत्य है ये एक लोक नृत्य है। ये कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? यदि चरी नृत्य की बात बताऊं विद्यार्थियों तो ये गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और राजस्थान की जो किशनगढ़ तहसील है, कहां पे? किशनगढ़ की जो गुज्जर मुख्यतः जो है किशनगढ़ के अंदर ये नृत्य किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ये नृत्य किया कहां जाता है? ये नृत्य किशनगढ़ में किया जाता है और गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करती है महिलाएं? बेसिकली एक मटका उठाती है और मटके के ऊपर जो है दीपक जला के फिर नृत्य करती है। बहुत ही अद्भुत सा प्रतीत तो होता है ये नृत्य। किशनगढ़ तहसील की जो गुज्जरों की महिलाएं हैं वो इसको ज्यादा करती है। ये नृत्य वहां के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनाया? कुंभलगढ़ का जो किला है वो बनाया किसने था विद्यार्थियों? यदि कुंभलगढ़ के किले की बात करें तो कुंभलगढ़ का जो किला है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। अब निर्माण कब करवाया? कई बार यह भी पूछ लिया जाता है। तो कुंभलगढ़ के किले का निर्माण जो है वो करवाया गया था 13 मई। कब? 13 मई 1459 के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था विद्यार्थियों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत
कम देखने को मिलेगा। इसकी सन जो है वो है 13 मई 1459 को इसका निर्माण करवाया गया था। अब देखो इसके अंदर और बात करें कि महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ के किले को किसकी याद में बनवाया, तो इनकी जो वाइफ थी कुंभला देवी, कौन, कुंभला देवी की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। ये कुंभला देवी की याद में कुंभलगढ़ के दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों। और मैं बताऊं इसकी जो दीवार है वो कितनी किलोमीटर है, 36 किलोमीटर की दीवार है। कितनी, 36 किलोमीटर की दीवार है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। चीन की दीवार के बाद में पहले नंबर पर कौन सी दीवार है, चीन की दीवार है। दूसरे नंबर पर कौन सी दीवार है, हमारे कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवार आ जाती है। कुंभा से संबंधित और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो कुंभा ने जो है वो विद्यार्थियों मेवाड़ के अंदर 84 जो किले थे उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, हमारे महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। मेवाड़ में टोटल कितने हैं, 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। ये बात कही किसने थी, कवि राजा श्यामल दास ने ये बात कही थी कि मेवाड़ के 84 दुर्गों से 32 जो दुर्ग है वो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए थे। विद्यार्थियों ये थी कुंभलगढ़ के दुर्ग की बात। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, शायद ही आपको देखने को मिले। मेवाड़ की तीसरी आंख भी इसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों, मेवाड़ की जो तीसरी आंख है, मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है विद्यार्थियों और कुंभलगढ़ के दुर्ग को। तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत कम देखने को मिलेगा। मेवाड़ की तीसरी आंख किसे कहा जाता है, कुंभलगढ़ के दुर्ग को मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है विद्यार्थियों कुंभलगढ़ के दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मर्दा के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने, मरण में मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते हैं वो विद्यार्थियों सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं शाहपुरा में। कहाँ पे बनाए जाते हैं, शाहपुरा के अंदर सर्वाधिक मिट्टी के खिलौने बनते हैं। उधर नहीं दिख रहा तो इधर से देख लो, शाहपुरा में राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये देखो हमारे कितने इसके अंदर शाहपुरा से मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं। और विद्यार्थियों आपसे बात करूं लकड़ी के खिलौने, तो लकड़ी के जो खिलौने हैं वो चित्रकूट से बनाए जाते हैं। कहां पर बनाए जाते हैं, चित्रकूट के अंदर लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। किसके, लकड़ी के खिलौने किस में बनाए जाते हैं, चित्रकूट में बनाए जाते हैं। बस ये बात आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्दों का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मुर्दों का टीला नामक एक पुस्तक थी, इसके राइटर कौन है, इस पुस्तक को लिखा किसने था, ये बताना है। यदि इसकी बात करें विद्यार्थियों तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा, राघेय राघव। किनके द्वारा लिखी गई थी, राघेय राघव द्वारा ये लिखी गई थी। बेसिकली साहित्य का क्वेश्चन है तो आप लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन आपको रट लेना है इसको। क्या, राघेय राघव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसमें, तो इस राघेय राघव ने जो है मुर्दों का टीला पुस्तक में मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी, किसके बारे में, मोहनजोदड़ो सभ्यता के बारे में बताया गया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। इन्होंने उसी पर यह पुस्तक लिखी थी विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ प्राप्त होती है वो बतानी है हमें इसमें। तो कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है, तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो वो आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा है विद्यार्थियों, बांसवाड़ा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्राप्त होती है और बीकानेर के अंदर न्यूनतम है। ये याद रख लेना भाई, बीकानेर के अंदर क्या है, न्यूनतम है। कहाँ पे, बीकानेर में न्यूनतम है। मैं इधर लिख ही देता हूँ, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पे है, जनजातीय जनसंख्या वो बीकानेर के अंदर है। सर्वाधिक कहाँ पे है, वो हमारे बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है विद्यार्थियों। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम पे बीएसटीसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है। राजस्थान का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है,
देखो सबसे पहले मैं आपको और क्वेश्चन सोल्व कराऊं तो राजस्थान की 2011 के अकॉर्डिंग जो है साक्षरता की बात करें तो 66.1% जो है क्या है साक्षरता है। कितनी? 66.1% साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो वो आ जाता है कोटा। कौन सा आ जाता है? कोटा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। बात करें तो 76.1% जो है यहाँ पे क्या पाई जाती है? साक्षरता पाई जाती है। ये बात याद रख लेना, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा है। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा आ जाता है हमारे पास में? जालोर आ जाता है। कौन सा आ जाता है? जालोर जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है विद्यार्थियों। बेसिकली जो है हर चीज में पिछड़ा हुआ कौन सा? हमारा जैसलमेर है, लेकिन न्यूनतम पे यहाँ पे कौन सा आ जाता है हमारे पास में? जालोर आ जाता है। जालोर के अंदर सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है। और सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है? कोटा में पाई जाती है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कहां पे है? वो भी कहां पे है विद्यार्थियों? कोटा के अंदर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर पाई जाती है। तो विद्यार्थियों यहां पे भी हमारे 3-4 क्वेश्चन क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ये एक सम्मान है, देखो श्रुति सम्मान, और ये एक संस्कृति के आधार पर जो है सम्मानित किया जाता है। जो हमारी संस्कृति को प्रमोट करते हैं उन्हें ये सम्मान दिया जाता है। अब देखो मेवाड़ फाउंडेशन ये भी अच्छे कार्य करता है, ये भी अनेक पुरस्कार देता है, लेकिन ये जो श्रुति सम्मान पुरस्कार है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है। किनके द्वारा? राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा दिया जाता है। जो हमारी कल्चर को बचाने का कार्य करते हैं उनको ये सम्मान दिया जाता है। और कब से प्रारंभ हुआ था? ये 1949 से जो है ये प्रारंभ कर दिया गया था। राजस्थान साहित्य संस्कृत अकादमी द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। टायर एवं ट्यूब, गाड़ियों के लिए जो टायर एवं ट्यूब बनाए जाते हैं। देखो ये 2-4 क्वेश्चन है जिसमें अदर क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, बाकी हमारे पास में और बहुत से क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या उठा के आगे रख दिए गए एडिटिंग के टाइम। बाकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहना। देखो राजस्थान में टायर एवं ट्यूब का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? कांकरोली के अंदर है। कहाँ पे? कांकरोली के अंदर, सॉरी ये करौली नहीं, कांकरोली के अंदर हमारे पास में टायर एवं ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। कहां पे है? कांकरोली के अंदर राजस्थान में टायर एवं ट्यूब का सबसे बड़ा कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतपुर के संस्थापक कौन थे? भरतपुर का संस्थापक कौन था? भरतपुर की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो भरतपुर की जो स्थापना थी राजा सूरजमल द्वारा की गई थी। जो जाट राजा थे, कौन से संप्रदाय थे? जाट राजा थे। और जाटों का प्लूटो किसे कहा जाता है? जाटों का प्लूटो जो है विद्यार्थियों वो किसे कहा जाता है? वो भी हमारे सूरजमल को ही कहा जाता है। जाटों का प्लूटो सूरजमल को कहा जाता है। यहाँ पर इन्होंने भरतपुर के दुर्ग का निर्माण करवाया था, इसलिए भरतपुर का संस्थापक भी किन्हें माना जाता है? वो माना जाता है राजा सूरजमल को। यहाँ पे पहले किस वंश का अधिकार था? तो यादव वंश का। प्राचीन काल में यहाँ पे यादव वंश का अधिकार था। इसी कारण इस क्षेत्र को विद्यार्थियों किससे जोड़ा जाता है? किस भगवान श्री कृष्ण से संबंधित माना जाता है। और बात करें तो ये सुरसेन जनपद में आता था। कौन से जनपद में आता था? सुरसेन जनपद से संबंधित था। सुरसेन नाम का जो जनपद था उसके अंदर हमारा भरतपुर वर्तमान वाला आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर नगर के संस्थापक हैं। जैसलमेर जो नगर है वो किसके द्वारा बसाया गया था? यदि जैसलमेर नगर के संस्थापक की बात करें तो वो है विद्यार्थियों राव जैसल। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, स्थापना कब करवाई? 1156 ईस्वी के अंदर करवाई थी। कब करवाई थी? 1156 एडी के अंदर करवाई थी। और बात करें जैसलमेर ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? ढाई साके के लिए हमारा जैसलमेर जो है प्रसिद्ध है। और बात करें जैसलमेर को जो है जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना
जाना जाता है, किस नाम से? सोनारगढ़ के दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो विद्यार्थियों 1156 ईस्वी में इन्होंने राव जैसल ने जो है ये सोनारगढ़ का दुर्ग स्थापित करवाया था, इस कारण जो है जैसलमेर का संस्थापक माना जाता है। इससे पहले इसके नाम थे मत्स्येंद्रिय और मांड क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता था। प्राचीन नाम क्या था? मांड क्षेत्र था। यह भी याद रखना, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड क्षेत्र था। यहाँ पे कौन से वंश का अधिकार था? तो भाटी वंश का अधिकार था। कौन से? भाटी वंश का। भाटी स्वयं को जो है चंद्रवंशी मानते हैं। कौन से वंशी विद्यार्थियों? चंद्रवंशी मानते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब बताओ आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हुए इसमें? राव बीकाजी ने कौन से शहर की स्थापना करवाई थी? बीकानेर की। कौन से की? बीकानेर की जो है स्थापना करवाई थी। और बीकानेर की स्थापना करवाई कब थी? 1488 के अंदर जो है बीकानेर की स्थापना करवाई थी। बीकानेर के अंदर बीकानेर शहर की स्थापना 1488 में करवाई थी। राव जोधा जी की बात करें, राव जोधा ने जो है किसकी? जोधपुर की स्थापना करवाई थी। किसकी? जोधपुर शहर को बसवाया था। और जोधपुर शहर को बसवाया कब था? 1459 ईस्वी के अंदर। 1459 ईस्वी के अंदर जो है जोधपुर शहर को राव जोधा जी ने बसाया था। और बात करें अजय पाल की, किसकी? अजय पाल की। तो अजय पाल ने जो है भाई कोई शहर नहीं बसवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल स्थित है। राजस्थान का एकमात्र गर्मियों के काल के अंदर जो प्रवास स्थल आता है वो कौन सा है? यदि उसकी बात करें विद्यार्थियों तो वो है माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। ये याद रखना, यहाँ पे भले ही क्वेश्चन आपको दिखे नहीं, लेकिन माउंट आबू जो है वो क्या है? राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन स्थल है, प्रवासी स्थल है। और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये विद्यार्थियों जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल भी यहीं स्थित है। जैन पवित्र तीर्थ स्थल क्या है? यहीं पर स्थित है। और इसमें देखें तो इसे जो है राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी वाला शहर जो है यही है। पहाड़ी के ऊपर जो स्थित है पहाड़ी शहर कौन सा है? हमारा माउंट आबू ही है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी कौन सा है? हमारा माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? वर्षा वाला स्थान जो है विद्यार्थियों वो कौन सा है? हमारा माउंट आबू आ जाता है। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास में, निम्न में से राजस्थान कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन कहां पे किया जाता है? पहले सीमेंट उद्योग की बात करें तो राजस्थान में 1915 के अंदर, कब? 1915 के अंदर लाखेरी बूंदी के अंदर, कहां पे? लाखेरी बूंदी में सबसे पहले सीमेंट कारखाना खोला गया था। कहां पे? लाखेरी बूंदी के अंदर सबसे पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। यह बात आपको याद रखनी है। और बताऊं विद्यार्थियों तो चित्तौड़ के अंदर वर्तमान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। कहां पे? चित्तौड़ में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। 1915 में लाखेरी बूंदी के अंदर सीमेंट का पहला कारखाना खुला था। कौन सा? पहला कारखाना खुला था। और पहला जो कारखाना था वो खोला था एसीसी कंपनी के द्वारा। किसके? एसीसी कंपनी के द्वारा खोला गया था। सबसे पहला जो है एसीसी सीमेंट कंपनी के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में जो 1857 का जो विद्रोह था वो कहां से स्टार्ट हुआ? कल भी पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी शुरुआत हुई थी नसीराबाद छावनी से। कहां से? नसीराबाद छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। नसीराबाद से कब हुई? 28 मई को। कब? 28 मई 1857 को इसकी शुरुआत होती है। और नसीराबाद में 2 अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं। कौन कौन से? एक का नाम था स्पोर्टिज वुड। कौन सा? स्पोर्टिज वुड। स्पोर्टिज वुड मारा जाता है। और दूसरा कौन सा अधिकारी मारा जाता है? दूसरे का नाम था कर्नल पेनी। कौन था? कर्नल पेनी। कर्नल पेनी और स्पोर्टिज वुड जो है विद्यार्थियों इसके अंदर मारे जाते हैं। न्यूबेरी नाम का, कौन? न्यूबेरी नाम का एक और बंदा था, ये भी मारा जाता है, न्यूबेरी नाम का। अब याद कैसे करना है? एट द स्पॉट मार दिया गया। किसको? स्पोर्टिज वुड को एट द स्पॉट मार दिया गया। क्यों? क्योंकि न्यू तरीके से बरी कर दिया था इसको, नए अंदाज के अंदर जिंदगी से बरी कर दिया था। इस तरीके से आपको याद करना है। देखो बीएसटीसी के लिए जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। याद करना है आप लोगों को विद्यार्थियों, आपका सिलेक्शन मैं दिलवाऊंगा, बस आप लोग जो है साथ में जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यार एक तो ये जो आधे वाला है ये लफड़ा कर देता है, हिंदी को बेइज्जती कर रखा है। हिंदी ऐसे लिखा जाएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस की बात करें तो 2 तारीखों में मनाया जाता है। यदि विश्व हिंदी दिवस पूछा जाए आपसे, कौन सा विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व जो हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत के अंदर हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को। कब? भारत के अंदर कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कौन सी राजभाषा घोषित किया गया था? किसकी राजभाषा घोषित किया गया था? हिंदी को हिंदुस्तान की राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को। और 10 जनवरी 1949 को हिंदी जो है सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र सभा के अंदर बोली गई थी, इसलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार कहाँ पे स्थित है? यदि तांबे के भंडारों की बात करें विद्यार्थियों, तो तांबे के भंडारों का मैंने कल ही बताया था, एक सभ्यता कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? गणेश्वर जो है वो सभ्यता प्राचीन काल में थी। वर्तमान में देखें तो खेतड़ी राजस्थान से सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है। कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से। अब ये दोनों जगह देखो, गणेश्वर जो सभ्यता है वो कहाँ पे है? सीकर के अंदर है। कहाँ पे? सीकर के अंदर है। और जो खेतड़ी सभ्यता है, यदि इसकी बात करें तो खेतड़ी जो है सभ्यता नहीं, खेतड़ी अभी वर्तमान में ही है। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर जो है। तो इस तरीके से क्या है, देखो गणेश्वर सभ्यता सीकर में थी, खेतड़ी झुंझुनू में है। तो कौन से इलाके में हुई विद्यार्थियों? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंदर सर्वाधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है। ये इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? यदि टोटल स्थलीय सीमा की बात करें तो वो आ जाती है 5920। कितनी है विद्यार्थियों? 5920 किलोमीटर है। और यदि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो वो है 1070 किलोमीटर। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कौन सी है विद्यार्थियों? अंतरराष्ट्रीय सीमा वो है हमारी 1070 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। और बात करें राजस्थान की पूर्व से पश्चिम विद्यार्थियों जो है हमारी वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक की, पूर्व से पश्चिम तक की जो है विद्यार्थियों वो है 869 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पे याद करना है, ईस्ट से वेस्ट तक, पूर्व से पश्चिम तक की जो है विद्यार्थियों वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हो चुके हैं? 50 जिले हैं। ये याद रखना, कोई भूल मत जाना। बन चुके हैं भाई कितने? 50 जिले हैं। जल्दी जिलों पे भी एक जो है हम कक्षा लेके आएंगे, जिला दर्शन, जिसमें एक एक जिले को विस्तार से हम पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जामरकोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? राजस्थान का जो जामरकोटड़ा क्षेत्र है वो कौन से खनिज के लिए संबंधित है? नॉर्मली पूछा जाए तो जामरकोटड़ा से राजस्थान का कौन सा खनिज निकलता है? यदि इस पर बात करें तो विद्यार्थियों रॉक फास्फेट। कौन सा? रॉक फास्फेट जो खनिज है वो जामरकोटड़ा से निकलता है। और इसमें सीसा जस्ता की बात करें तो ये रामपुरा अंगूचा से निकलता है। कहां से? रामपुरा अंगूचा जो भीलवाड़ा का क्षेत्र है वहां से ये निकलता है। यह आपको याद करना है। रामपुरा अंगूचा से क्या है? ये सीसा एवं जस्ता निकलता है। यदि मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज निकलता है बांसवाड़ा। कहां से? बांसवाड़ा और राजसमंद से। कहां से? बांसवाड़ा एवं राजसमंद से कौन सा निकलता है? मैग्नीज निकलता है विद्यार्थियों। और बात करें चांदी, चांदी कहां से? चांदी जो है विद्यार्थियों जावर से निकलती है। कहां से? जावर से क्या निकलती है? चांदी हमारी निकलती है, ये जावर ही है।
ठीक है। तो जावर उदयपुर के अंदर से हमारी क्या है, चांदी सबसे ज्यादा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, देखो रॉक फास्फेट कहां से, जामर कोटड़ा से निकलता है। सीसा जस्ता कहां से, रामपुरा अंगूचा से निकलता है। मैग्नीज की बात करें तो भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और राजसमंद से हमारा मैग्नीज निकल जाता है। चांदी की बात करें तो जावर के अंदर से चांदी की खानें निकलती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में विंध्य पठार है। यदि विंध्य पठार की बात करें विद्यार्थियों तो आप सभी को पता होगा राजस्थान का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये ऐसे इस तरीके का, इस वाले हिस्से के अंदर राजस्थान में क्या है, विंध्य पठार पाया जाता है। थोड़ा ऐसे ही है, वो इस तरीके से है, ये ध्यान रखना। ये वाला जो क्षेत्र है ये यहां से यहां तक का वो किसके अंदर आ जाता है विद्यार्थियों, विंध्य पठार के क्षेत्र में आता है। विंध्य पठार की बात करें तो विंध्य पठार हाँ, तो ये आवाज आ गई बीच में। विंध्य पठार की यदि बात करें तो विंध्य पठार जो है विद्यार्थियों ये पाया जाता है दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे, दक्षिणी पूर्वी। ये कौन सा है विद्यार्थियों, दक्षिण जो पूर्वी क्षेत्र है वो ये वाला आ जाता है। तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या पाया जाता है, हमारे विंध्य कगार क्षेत्र पाया जाता है। मुकुंदरा हिल्स कौन सी विद्यार्थियों, मुकुंदरा हिल्स जो है ये विंध्य कगार का एक हिस्सा है। मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो किसका हिस्सा है विद्यार्थियों, विंध्य कगार, विंध्य जो पठार है उसका एक हिस्सा आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बीहड़ सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो वो आ जाता है चंबल बेसिन। कौन सा, चंबल बेसिन आ जाता है। अब चंबल नदी पे बात करते हैं। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 6 जिलों के अंदर। कितने जिलों में, 6 जिलों में ये जो है प्रवाहित होती है। और बात करें विद्यार्थियों, चंबल जो नदी है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश होती है, 84गढ़ से। कहां से, 84गढ़ से जो है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर 84गढ़ जो है वहां से प्रवेश करती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, चंबल नदी पर टोटल कितने बांध है, टोटल बांध है 4। कितने हैं, 4। राजस्थान में कितने बांध हैं, राजस्थान के अंदर 3 बांध हैं। राजस्थान की हिस्सेदारी कितने बांधों में है, तो चारों ही बांधों के अंदर जो है राजस्थान की हिस्सेदारी पाई जाती है। और बात करें चंबल नदी पर कितने जलप्रपात हैं, तो चंबल नदी पर एक जलप्रपात है। कौन सा, एक जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात। कौन सा, चूलिया जो है जलप्रपात इसके अंदर पाया जाता है। और बात करें विद्यार्थियों चंबल नदी से, तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है। किससे, मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश के कहां से निकलती है, जनापाह की पहाड़ियां से। कहां से, जनापाह की जो पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है ये। तो ये थी चंबल नदी की सामान्य से जानकारी। फिर बाकी की हम जानकारी लेंगे जब चंबल नदी को अच्छे से पढ़ेंगे। चंबल नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से विद्यार्थियों, एमपी से। एक तो कौन से एमपी से, एक कौन से यूपी से, और एक हमारे राजस्थान से। कौन से बहती है, राजस्थान से बहती है। चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है और यमुना नदी के अंदर जाके मिलती है। कौन सी नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर जाके मिलती है। कहां पे, यूपी के अंदर जाके मिल जाती है। यूपी में चंबल नदी जाके मिल जाती है। चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी राजस्थान की बात करें तो वो कौन सी है विद्यार्थियों, बनास नदी। कौन सी है, बनास नदी चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूकड़ी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है। सूकड़ी नदी के बहाव का इनमें से कौन सा जिला नहीं है। सूकड़ी नदी की बात करें तो ये हमारे अरावली क्षेत्र से निकलती है और ये ऐसे बहती हुई निकल जाती है। सबसे पहले कहाँ पे बहती है, ये पाली के अंदर बहती है। कहाँ पे, पाली के अंदर सबसे पहले ये नदी बहती है। पाली के बाद में ये किधर जाती है, जालोर के अंदर। कहाँ पे, जालोर के अंदर ये नदी बहती है विद्यार्थियों। और जालोर के बाद में एंड ऑफ द पॉइंट कहाँ पे, बाड़मेर के अंदर आके ये नदी कहाँ पे मिल जाती
जाती है, बाड़मेर के अंदर आके लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, लूनी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की? लूनी जो नदी है उसकी सहायक नदी मानी जाती है। कौन सी? सुकड़ी नदी। ये एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है विद्यार्थियों। जालोर के अंदर इसके ऊपर एक परियोजना भी जो है प्रारंभ की गई है। ओनली और ओनली 3 जिलों के अंदर ये बहती है, पाली, जालोर और बाड़मेर के अंदर ये नदी बहती है विद्यार्थियों। अब इनमें से जोधपुर देखा है तो जोधपुर में ये नदी नहीं बहती है। अब आपको राइट आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई। सबसे पहले राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें 2011 के अकॉर्डिंग वो कितना है? 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। कितनी? 928 हैं। यदि 2001 की बात करें, 2001 के अंदर कितनी थी? तो 2001 के अंदर 921 था। कितना? 921 था। इट मीन 7 अंकों की वृद्धि हुई है। कितनी? 7। अरे शर्म करो, 7 जो अंक हैं उनकी वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। और कम से कम 1000 पुरुषों में से 928 का ही विवाह होगा, बाकी जो बचे हुए हैं उनका विवाह नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। 72 पुरुष कुंवारे रहने वाले हैं। अब देखो और बातें करें, जो है राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का है? तो वो आ जाता है डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर का जो है सर्वाधिक लिंगानुपात है। कितना है डूंगरपुर का? 995। कितना है? 995। डूंगरपुर में केवल 5 ही लोग जो है कुंवारे रहने वाले हैं। डूंगरपुर के बाद में राजसमंद में, कहाँ पे? राजसमंद के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। राजसमंद में कितना पाया जाता है? 990। कितना? 990 जो है लिंगानुपात पाया जाता है। राजसमंद के बाद में पाली। कौन सा? पाली। पाली की बात करें तो पाली के अंदर 987। कितने? 987 पाया जाता है। ये तो है 3 टॉप। इनके अलावा और की बात करें तो फिर आ जाता है प्रतापगढ़। कौन सा आ जाता है? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद के अंदर आ जाता है बांसवाड़ा। कौन सा आ जाता है? बांसवाड़ा। अब बताओ तुम लोग, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से संभाग के हुए? कौन से के? उदयपुर के हुए। तो राइट आंसर क्या होगा? उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। यह बात आपको गौर करनी है। और न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? वो पाया जाता है धौलपुर के अंदर। कौन से के अंदर? धौलपुर के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। धौलपुर के बाद में आ जाता है जैसलमेर। कौन सा आ जाता है? जैसलमेर आ जाता है। और जैसलमेर के बाद में कौन सा आ जाता है? हमारा करौली आ जाता है। कौन सा? करौली आ जाता है। तो इस तरीके से टॉप 3 न्यूनतम लिंगानुपात वाले कौन कौन से जिले हमारे पास में? धौलपुर, जैसलमेर और करौली। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, राजसमंद और पाली। विद्यार्थियों अब बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ज्योतिष रत्नामाला। ये ऐसे है भाई, ज्योतिष आपको कहीं समझ में नहीं आए, ये थोड़ा ऑटोमेटिक ले लेता है। ज्योतिष रत्नामाला जो पुस्तक है वो किस शासक की रचना है? वो है बीकानेर के महाराजा राय सिंह की। किनकी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह की ज्योतिष रत्नामाला जो है वो रचना है। अब देखो राय सिंह जी के बारे में आपको कुछ और बताऊं तो राय सिंह जी ने जो है जूनागढ़ दुर्ग बनवाया था। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग जो है बीकानेर वाला, वो किनके द्वारा बनाया गया? जूनागढ़ दुर्ग वो बनवाया गया था विद्यार्थियों बीकानेर का राय सिंह जी द्वारा। कब बनवाया गया था? ये बनवाया गया था विद्यार्थियों 1587 से लेके 1593 के बीच में इनके द्वारा ये दुर्ग बनाया गया था। राय सिंह की और बात बताऊं तो 1570 का जो नागौर दरबार लगा था ना भाई, 1570 का नागौर दरबार, उसमें राय सिंह के पापा कल्याणमल कौन थे? कल्याणमल लगे थे। कल्याणमल और उनके साथ में राय सिंह और पृथ्वी सिंह दोनों भाई भी थे। तो ये याद रखना है 1570 का नागौर दरबार था, उसमें भी हमारे राय सिंह जी ने जो है उपस्थिति दर्ज कराई थी, प्रेजेंट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, राय सिंह की और बात करें तो राजपुताने का करण कहा जाता है। ये भी याद रखना है भाई, राजपुताने का करण। कौन सा? राजपुताने का करण किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विद्यार्थियों राय सिंह को। महाराजा किन की बात करें विद्यार्थियों? राय सिंह की। तो महाराजा जो राय सिंह थे इनको राजपुताने का करण कहा जाता है। कलयुग का करण लूणकरण को, भाई ये याद रखना है, कलयुग का करण लूणकरण को कहा जाता है। लूणकरण, कलयुग का करण, ये भी याद रख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलयुग का करण। और ये कलयुग का करण कहा किसे है? बीटू सुजा ने जो है किसको कहा है? लूणकरण को बीटू सुजा ने कलयुग का करण कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 युद्धों का विजेता किस शासक को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग भी कमेंट में बताओ। देखो 52 युद्ध के विजेता की बात करें तो राव मालदेव को कहा जाता है। राव मालदेव शासक कहाँ के थे, तो मारवाड़ का शासक था। किसका, मारवाड़ का ये शासक था। और बात करें राव मालदेव की इंपॉर्टेंट, तो 5 जनवरी कब, 5 जनवरी 1544, याद आ गया होगा 1544, नाम लेते ही ऑफलाइन वाले बच्चों को 5 जनवरी 1544 को जो है गिरी सुमेल या फिर जेतारण का जो है युद्ध कहा जाता है। गिरी सुमेल का जो युद्ध था वो मालदेव ने लड़ा था। और किसके लिए लड़ा था, जो है विद्यार्थियों शेरशाह सूरी से लड़ा था गिरी सुमेल का युद्ध। इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने कहा था एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो सकता था, और बीकानेर वाला जो कल्याणमल था वो राव मालदेव के अपोजिट में था। ये बात आपको याद रखनी है। एक राजस्थान की रूठी रानी, क्या राजस्थान की जो रूठी रानी है उसके हस्बैंड का नाम भी कौन था, रूठी रानियां वैसे तो बहुत सारी है लेकिन सबसे प्रसिद्ध रूठी रानी कौन थी, उमादे के हस्बैंड कौन थे, वो थे विद्यार्थियों हमारे राव मालदेव। ये बात आपको अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, चरी नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अभी बताया था, शायद पहले आ गया ये क्वेश्चन। गुर्जर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है और किशनगढ़ तहसील के अंदर, कहां पे, किशनगढ़ के अंदर यह नृत्य सर्वाधिक किया जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थानी शैली का उद्गम किससे माना जाता है। राजस्थानी जो शैली है उसका उद्गम कौन सी शैली को माना जाता है। यदि राजस्थानी शैली के उद्गम की बात करें तो वो विद्यार्थियों माना जाता है कांगड़ा शैली को। किसको, कांगड़ा जो शैली है इसको राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है। कांगड़ा शैली का और बताऊं तो इसको पहाड़ी शैली भी कहा जाता है। कौन सी, पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है। और 18वीं 17वीं शताब्दी के अंदर जो है राजपूती राजाओं ने इस शैली को सबसे ज्यादा अपनाया था। इसमें भगवान कृष्ण को जो है मालिक के रूप में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन भी। कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहा जाता है। राजस्थान का जो शिमला है विद्यार्थियों वो कहा जाता है माउंट आबू को। किसको, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। और बात करें माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहने के अलावा यहीं पर अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली का सर्वोच्च शिखर भी यही है। सर्वोच्च शिखर कहाँ पे है विद्यार्थियों, सर्वोच्च जो शिखर है वो है हमारे माउंट आबू के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। और बात करें सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, वो होती है माउंट आबू नामक स्थान पर। स्थान की बात कर रहे हैं, जिले की बात करें तो वो हमारा झालावाड़ आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूर्व का वेनिस कहलाता है। पूर्व का वेनिस किस शहर को कहा जाता है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूर्व के वेनिस की बात करें तो वो उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को और किस नामों से जानते हैं ये बात बताता हूं पहले। उदयपुर को जो है विद्यार्थियों और जाना जाता है राजस्थान का कश्मीर। किस नाम से, राजस्थान का कश्मीर। राजस्थान का जो है कश्मीर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उदयपुर को। विद्यार्थियों झीलों की नगरी कौन सी, झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, वो भी कहा जाता है विद्यार्थियों लेक सिटी, द लेक सिटी। झीलों की नगरी किसे, उदयपुर को कहा जाता है। एक और इसका उपनाम है बहुत ही शानदार सा, यदि उसकी बात करें राजस्थान का नीला शहर, कौन सा, नीला शहर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है उदयपुर को। अब देखो उदयपुर के कितने उपनाम हो गए। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, उदयपुर को नीला शहर भी कहा जाता है। यदि उदयपुर को वेनिस की बात करें तो पूर्व का वेनिस इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार वेनिस शहर चारों तरफ से झीलों से घिरा हुआ है, उसी तरीके से हमारा उदयपुर भी 7 बड़ी झीलों से घिरा है। कितनी बड़ी झीलों से, 7 झीलों से घिरा हुआ है, इसलिए उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, अगला क्या है,
अगला है राजस्थान में प्रथम नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई। राजस्थान में जो पहली नगर पालिका थी वो कहाँ पे हुई। देखो सबसे पहले बात करें कब आई, तो 1864 के अंदर राजस्थान की पहली नगर पालिका आई थी। आएगी कहाँ पे, जहाँ पे अंग्रेज रहते हो। अंग्रेज सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे भाई साहब कहाँ पे, आबू के अंदर। कहाँ पे, आबू के अंदर। एक ठिकाना उनका आबू था, एक था अजमेर। तो आबू में जब रहते थे तो आबू का है सिरोही के अंदर। तो राजस्थान की पहली नगर पालिका कहाँ पे आई थी, माउंट आबू में आई थी। और दूसरी कहाँ पे आएगी, जहाँ पे और ज्यादा अंग्रेज रहते हैं, वो कहाँ है, अजमेर के अंदर। तो दूसरी कहाँ पे आई, अजमेर के अंदर आई थी। पहली कहाँ पे आई थी, आबू के अंदर आई थी। अजमेर की बात करें तो 1867 के अंदर, कब, 1867 के अंदर अजमेर के अंदर राजस्थान की नगर पालिका आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांच बालू के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। कांच के उत्पादन की बात कर रहे हैं, कांच बालू के, तो विद्यार्थियों मैं डायरेक्ट बता देता हूं, दूसरा स्थान है। कौन सा, सेकंड जो है इसके अंदर राजस्थान का स्थान है। बस इतना ही है, यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताने का बोलूं तो वो है, आप लोग सब्सक्राइब कर दो भाई, क्या सब्सक्राइब कर दो। ये यहाँ पे बताने वाली इंपॉर्टेंट बात है। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करना है। क्या करना है विद्यार्थियों, लाइक भी करना है। बाकी क्वेश्चन हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करना तो आप लोग भूलोगे नहीं, मेरे को अच्छी तरह पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गोटारू व मणियारी का संबंध किससे है। गोटारू और मणियारी नाम की जो जगह है, इनका संबंध किस चीज से है। यदि इनके संबंध की बात करें विद्यार्थियों तो ये प्राकृतिक गैस से संबंधित है। गोटारू कहाँ है, गोटारू जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर क्या है, गोटारू स्थित है और प्राकृतिक गैस यहाँ से निकाली जाती है। राजस्थान के अंदर पहला प्राकृतिक तेल का कुआं, देखो तेल का कुआं कहाँ पे खोदा गया था, तो वो विद्यार्थियों हमारा कहाँ पे खोला गया था, तनोट के अंदर खोला गया था। कहाँ पे, तनोट के अंदर पहला प्राकृतिक, पहला तेल कुआं, पहला तेल कुआं, पहला राजस्थान का तेल कुआं जो था वो कहाँ हुआ था, तनोट के अंदर, तनोट के अंदर खोला गया था। यहीं पे हमारी सैनिकों की माता तनोट माता भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह है। भाखड़ा नांगल बांध से कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। सबसे पहले बात करें भाखड़ा नांगल बांध की, तो ये जो बांध है विद्यार्थियों, इसकी ये परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ये राजस्थान किसकी, राजस्थान की, पंजाब की, किसकी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त, किसकी, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी नदी पे स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है। कौन सी, सतलज नदी पे ये स्थित है। और बात करें, ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध के बाद में। पहला कौन सा आ जाता है विद्यार्थियों, टिहरी आ जाता है। कौन सा, टिहरी आ जाता है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा आ जाता है, भाखड़ा नांगल बांध आ जाता है। और बात करें गंगानगर के अंदर इससे सबसे ज्यादा सिंचाई प्राप्त होती है। कहां पे, श्री गंगानगर के अंदर इससे सबसे ज्यादा सिंचाई प्राप्त होती है। गंगानगर के बाद में दूसरे नंबर पे आ जाता है हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। देखो नीचे जो जिले दिए गए हैं इनमें सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया यार। सर्वाधिक वन जो है वो उदयपुर में पाए जाते हैं। कितने परसेंट, 23.57% जो है वन उदयपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान की पहली वन नीति 2010 के अंदर आई थी, याद रखना है। दूसरी बात करें राजस्थान के अंदर टोटल कितने प्रतिशत वन है, तो 9.57% वन राजस्थान की टोटल भूमि पर स्थित है। भारत के वनों का कितना भाग है, 2.48%। कितना, 2.48% टोटल वनों का भाग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें और ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो भाई 9.57 के बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद करना। बीएसटीसी के अंदर बहुत ही ज्यादा पूछते हैं ये क्वेश्चन। पीटीटी और बीएसटीसी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। पीटीटी के लिए तो मैं बेसिकली एक स्पेशलिस्ट के तरीके से कह सकता हूं। जब मैंने पीटीटी की एग्जाम दी थी तो 15वीं रैंक आई थी ऑल राजस्थान, तो मेरे को अच्छे से पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। यदि इसकी बात करें कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है,
तो विद्यार्थियों इनमें से शहरीकरण होने से तो नहीं होता। देखो अनुचित मृदा एवं जल प्रबंध, मृदा बढ़ेगी तो इससे क्या है विद्यार्थियों होता है अतिचारण। जब आप करोगे अतिचारण, जब पशुओं को ज्यादा चराओगे तो भाई सब घास बचेगी नहीं, तो फिर मृदा होगी। वनोन्मूलन, वनों को काटने से भी, तो ये तीनों तो इसके कारण है भाई, इनसे मरुस्थलीकरण बढ़ता है। लेकिन जो शहरीकरण है ये इसका राइट आंसर होगा, इससे मरुस्थलीकरण नहीं बढ़ता है विद्यार्थियों, भले ही कृषि क्षेत्र के अंदर कमी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, विलास सिंचाई योजना संबंधित है। विलास सिंचाई योजना, इसकी बात करें तो ये बरन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? बरन नदी पर स्थित है। विलास सिंचाई योजना जो है विद्यार्थियों ये है कोटा से संबंधित। कहां से? कोटा से संबंधित है। और 1949 के अंदर, कब? 1949 के अंदर इस सिंचाई परियोजना को प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? गुड़गांव जो नहर है बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, यहाँ पे याद करने योग्य है। गुड़गांव नहर की बात करें तो गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकलती है। कौन सी नदी से? यमुना नदी से निकाली गई है। और कौन से जिले के अंदर सिंचाई करती है? तो वो है भरतपुर। कौन सा? भरतपुर जिले के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में सिंचाई करती है। गुड़गांव नहर से भरतपुर के अंदर सिंचाई होती है। भाई याद रखना, कौन सी नदी से निकलती है गुड़गांव नहर? ये निकलती है यमुना नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम अंबा कमला, ये जो परियोजना है वो कौन से जिले में है? ये परियोजना है विद्यार्थियों डूंगरपुर के अंदर। कहां पे? डूंगरपुर के अंदर। बहुत ही आसान सी है, बाकी सारी डिटेल में जो है हम कहां पे पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम परियोजनाओं को स्पेशली तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थान में रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न कौन सा है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा रबी की फसल कौन सी होती है? तो वो होती है गेहूं। गेहूं होता कहां पे है? तो गंगानगर के अंदर। कहां पे विद्यार्थियों? श्री गंगानगर के अंदर, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गेहूं होता है, गंगानगर। तो ये आपको याद रखना है, कहां पे? श्री गंगानगर के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं होता है। और राजस्थान का अन्नागार भी किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है श्री गंगानगर को विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? भूरी मृदा राजस्थान के कौन से क्षेत्र में फैली हुई है? भूरी मृदा की बात करें तो पत्थरों वाली मृदा। पत्थरों वाली मृदा बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं भाई, भूरे रंग की ब्राउन मृदा पत्थरों वाली होगी एक तरीके से, बनास नदी के अंदर तो नहीं है भाई। अगले पॉइंट पर बात करें, अरावली के दोनों तरफ के भाग, हाँ अरावली के दोनों साइड, क्योंकि पत्थर है अरावली में, तो हाँ ये बात हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, हाड़ौती पठार, पठारी क्षेत्र के अंदर भूरी नहीं पाई जाती, ये याद रखना भाई, पठारों में भूरी मृदा नहीं पाई जाती। राजस्थान का दक्षिणी भाग के अंदर है, लेकिन सबसे सटीक आंसर होगा अरावली के दोनों तरफ के भाग, वहां पे दोनों तरफ जो है भूरी मृदा हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की खाद्यान्न फसलों में सबसे अधिक उत्पादित होता है, राजस्थान की जो खाने वाली फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या उत्पादित होता है? जो तो नहीं होता भाई, राजस्थान में इतना जो नहीं होता, जवार होती है लेकिन इतनी नहीं, मक्का भी होती है लेकिन इतनी नहीं, मक्का को जो और जवार इतने खाने में यूज नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो जवार बाजरा है हमारा वो सर्वाधिक उत्पादित होता है। भारत में सबसे ज्यादा सर्वाधिक कौन सा होता है? सर्वाधिक जो है बाजरा उत्पादित राजस्थान में होता है। राजस्थान में कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में बाड़मेर के अंदर होता है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक मात्रा में बाजरा उत्पादन होता है, ये बात आपको याद रखनी है। सर्वाधिक मात्रा में बाजरा कहाँ पे उत्पादित होता है? बाड़मेर में होता है। इंडिया में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ होता है? वो होता है विद्यार्थियों हमारे राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में परिवहन के साधनों में से कौन सा नहीं है? परिवहन के जो साधन है उनमें से राजस्थान में कौन सा नहीं है? यदि नहीं की बात करें तो रेल मार्ग तो राजस्थान में है, कहीं है भाई देख लेना। जल मार्ग राजस्थान में नहीं है, यही नहीं है भाई, क्योंकि वायु मार्ग भी है और सड़क मार्ग भी है। सड़कों से तो सभी चलते हैं, वायु मार्गों से कुछ लोग चलते हैं, और रेल मार्ग से भी लगभग सभी आमजन जो है ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों की छपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बेल बूटों की छपाई के लिए जो है हमारा राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है?
है बगरू जो है बेल बूटों की छपाई के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। बगरू कहाँ है? बगरू जयपुर के अंदर है भाई, ये याद रख लेना। जयपुर के अंदर क्या है? बगरू स्थित है। तो जयपुर को यदि आपके ऑप्शन में जिले आ जाए तो जिलों के अंदर जयपुर करना है, लेकिन जयपुर में भी ऑप्शन दे रखा है बगरू, तो बगरू जो है विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहां से हुआ? ब्लू पोट्री नीले बर्तनों पर जो है विद्यार्थियों, तो ब्लू पोट्री वो है विद्यार्थियों पर्सिया से आई थी। कहां से? पर्सिया से राजस्थान में आई थी। राजस्थान में ब्लू पोट्री का संबंध कहां से है? तो वो है विद्यार्थियों सांगानेर से। कहां से? यह आपको याद रखना है। सांगानेर के अंदर ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है। कहां पे? सांगानेर के अंदर। और बात करें विद्यार्थियों तो ब्लैक पोट्री, कौन सी? ब्लैक पोट्री की बात करें तो ब्लैक जो पोट्री है वो विद्यार्थियों कहां से संबंधित है? ब्लैक पोट्री हमारे कोटा से संबंधित है। कहां से? कोटा से ब्लैक पोट्री जो है विद्यार्थियों संबंधित है। यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? नेहरू जो गार्डन है वो किस झील में है? नेहरू गार्डन की बात करें तो यह हमारे उदयपुर में फतेह सागर झील पे। कहां पे? फतेह सागर झील है कहां पे? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और बात करें तो उदयपुर के अंदर बसाया किसको? तो जय सिंह ने। किसने? महाराणा जय सिंह ने जो है फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। यह बात आपको याद रखनी है। कब करवाया था? तो 1678 ईस्वी के अंदर। कब करवाया था? 1678 ईस्वी के अंदर फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया भाई। सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो आ जाती है जयसमंद झील। एशिया की सबसे बड़ी झील 1902 तक कौन सी थी विद्यार्थियों? वो हमारी जयसमंद झील थी। कृत्रिम झील, मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील है। इसका भी निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जय सिंह द्वारा। किनके द्वारा? महाराणा जय सिंह द्वारा करवाया गया था। जब मेवाड़ के अंदर क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था तब। इनके पिता राज सिंह द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था? राजसमंद झील का। किनका? राजसमंद जो झील थी वो किनके द्वारा निर्माण करवाई गई थी? इनके पिता राज सिंह द्वारा करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रतीक चिन्ह क्या थे? यदि प्रतीक चिन्हों की बात करें तो कल मैंने बताया था। हाँ, अब जो 3 क्वेश्चन है वो कल के क्वेश्चन है, कल के आप लोगों को बताने हैं। देखो फिर भी मैं बता रहा हूं, फल जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि लाल कमल, एक तो क्या था? एक तो लाल कमल जो है वो इसका जो है प्रतीक चिन्ह था, और एक क्या था विद्यार्थियों? रोटी। क्या? एक सूखी रोटी और लाल कमल जो है वो 1857 की क्रांति के क्या थे? प्रतीक चिन्ह थे। ये रोटी है, ठी बन गया, तो इसके अंदर फूल है लेकिन लाल कमल नहीं दे रखा, इसलिए ये भी क्रॉस होगा। राइट आंसर क्या होगा? रोटी होगा विद्यार्थियों। क्या होगा? रोटी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था? साधु सीताराम दास। विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा पढ़े हैं मैंने। कौन से आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया किसान आंदोलन से। कौन से? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया की बात करें विद्यार्थियों तो इसका नेतृत्व इसने कब किया था? 1914 ईस्वी के अंदर। कब? 1914 में ईस्वी में इसने किया था। 1916 ईस्वी के अंदर कौन आ गया था? विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व करने आ जाता है। और विजय सिंह पथिक जो है विद्यार्थियों वो क्या करता है? विजय सिंह पथिक यहां से इसका नेतृत्व करने लग जाता है 1917 के अंदर। कब? 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड, कौन सी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर दी जाती है, जिसका अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? उसका अध्यक्ष पटेल आदमी मन्नालाल पटेल जी को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था? यदि इसकी बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 1897 में। राजस्थान का सबसे लंबा, क्या सर्वाधिक समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन।
और बात करें सर्वाधिक समय तक कब तक चला, 1941 तक। कब तक, 1941 तक। टोटल कितने वर्ष हुए, 44 वर्ष। कितने, 44 वर्ष तक ये चला था। और बात करें पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। कौन सा, अहिंसात्मक आंदोलन था। एक भी बंदा नहीं मरा था भाई इसके अंदर, बाकी सब आंदोलनों के अंदर जो है कोई ना कोई मरता था, लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे ज्यादा चला और इसके अंदर कोई नहीं मरा। और बात करें तो धाकड़ जाति से संबंधित था। कौन सी जाति से, धाकड़ जाति से यह संबंधित था विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों ये हमारे 50 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विद्यार्थियों ये हमारी 5वीं कक्षा थी। कौन सी, 5वीं कक्षा थी, जिसके अंदर हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। अब तक टोटल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 500 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आप लोगों को ये अच्छे से याद कर लेने हैं। तो विद्यार्थियों मिलते हैं अगले एक और वीडियो के अंदर, जहां पे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।